हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं मैट्रिसेस। ये क्लास 12th का थर्ड चैप्टर है। अलजेब्रा में दो चैप्टर्स आते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, तो उसका ये फर्स्ट चैप्टर है। नाउ मैट्रिसेस ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है मैट्रिक्स। ओके, तो मैट्रिक्स का प्लूरल है मैट्रिसेस। ओके, तो कुछ बेसिक कंसेप्ट जिसमें हमें देखना है, दे आर डेफिनेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस। होते क्या हैं मैट्रिसेस, उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रा मतलब वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कैसे मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एंड ऑल। ओके, उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ये यहाँ से थोड़ी नई चीज़ें आएंगी, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज से ही रिलेटेड हमें ये दो टॉपिक्स मिलते हैं आगे के, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके, और ये लास्ट टॉपिक है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इसका काफ़ी सारा पोर्शन अब हट गया है सिलेबस में से, ये डिटर्मिनेंट्स में भी हमें बाद में दोबारा पढ़ने को मिलता है। इसमें बस हमें इसका इंट्रोडक्शन देखना है कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस होते क्या हैं और कौन से मैट्रिसेस के इन्वर्टिबल मैट्रिसेस बनते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन: ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। नाउ ए रेक्टेंगुलर अरे, अरे का मतलब होता है अरेंजमेंट, अरे का मतलब है अरेंजमेंट। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, यहाँ पे फंक्शंस भी हो सकते हैं नंबर्स की जगह पे, लेकिन हम नॉर्मली नंबर्स लेकर के चलते हैं। तो रेक्टेंगुलरली अगर हम नंबर्स को अरेंज करके लिख देते हैं तो वो एक मैट्रिक्स बन जाता है। जैसे अगर हमने नंबर्स लिख रखे हैं लाइक 1 2 3 4। ना रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगुलर का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगुलर में क्या होती है, लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है, और अपोजिट साइड्स की जो लेंथ है वो बराबर होनी चाहिए, मतलब जित ब्रेड्थ दोनों तरफ एक जैसी होनी चाहिए, एक लेंथ की होनी चाहिए, और वैसे ही जो लेंथ की वैल्यू है दोनों तरफ वही बराबर होनी चाहिए। तो जब नंबर्स हमने लिख रखे हैं तो नंबर्स भी दोनों तरफ से बराबर होने चाहिए। जैसे लेफ्ट में हमारे पास दो नंबर्स हैं, राइट में भी दो नंबर्स हैं, नीचे दो नंबर्स हैं, ऊपर दो नंबर्स हैं। ओके, इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे अगर हमने कोई नंबर ले रखा है लाइक 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लेफ्ट में हमें दो नंबर्स मिल रहे हैं, राइट में दो नंबर्स मिल रहे हैं, तो एक तरीके से कह सकते हैं ये ब्रेड्थ दोनों तरफ सेम है। ऐसे ही ऊपर हमें तीन नंबर्स मिल रहे हैं और नीचे भी हमें तीन नंबर्स मिल रहे हैं, तो इसकी लेंथ भी दोनों तरफ सेम है। तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया नंबर्स का। ओके, अब सपोज इसमें ऐसा होता, अब यहाँ पे एक नंबर कम कर दिया, ऊपर तीन नंबर्स हैं नीचे दो नंबर्स हैं, तो यहाँ जो लेंथ मिल रही है हमें नीचे वो सेम नहीं मिल रही है। ओके, तो ये फिर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नहीं रह गया, ठीक है ना। तो लेंथ और ब्रेड्थ जो नंबर्स मिलके बना रहे हैं वो दोनों तरफ सेम होनी चाहिए, इसी को हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स बोलते हैं। नाउ इन नंबर्स को लिखने के लिए हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने ये नीचे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा रखे हैं, हायर क्लासेस में हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अलावा पैरेंथेसिस में भी नंबर्स लिखे हुए मिलते हैं, लाइक हम इस तरीके से नंबर्स को लिख सकते हैं 1 -5 6 2। ओके, लेकिन फिलहाल हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही इनको लिखेंगे। ओके, तो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का। ये एक एग्जांपल दिया गया, इसमें दो नंबर का है, ठीक है। इसमें ये लेंथ और ब्रेड्थ अगर हम इसकी देख रहे हैं तो तीन तीन नंबर से मिल करके बन रही है। यहाँ पे सी, ये एक मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हमें लेंथ जो मिल रही है वो तीन नंबर्स की मिल रही है, ब्रेड्थ हमें एक नंबर की मिल रही है। सेम ऐसे ही इसमें हमें लेंथ एक नंबर की ऊपर साइड मिल रही है और ब्रेड्थ हमें इसमें तीन नंबर्स की मिल रही है। ओके, तो इस तरीके से होना रेक्टेंगुलर चाहिए, जितना लेफ्ट में है उतना ही राइट में नंबर्स होने चाहिए, इतने ऊपर नंबर्स है उतना ही नंबर नीचे होने चाहिए, बस इतना हमें देखना होता है। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ये हो जाता है, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा ना। इसके अलावा मैट्रिक्स को हमेशा हम एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी डी, इस तरीके से, तो हमेशा एक कैपिटल लेटर से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ना। अब जो नंबर्स हॉरिजॉन्टली अलाइंड होते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, वो मिलकर के बनाते हैं रोज, वो मिलकर के क्या बनाते हैं, रोज। और जो नंबर्स वर्टिकली अरेंज्ड होते हैं वो मिलकर के बनाते हैं कॉलम्स। जैसे यहाँ पे 1 और 5 है, पहले तो इन सभी नंबर्स को, जो भी नंबर्स मैट्रिक्स के अंदर लिखे हुए हैं उन सभी को हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, तो जैसे ये
ए मैट्रिक्स है तो इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हो गए, 1 -5 6 एंड 2, किसी भी टाइप के रियल नंबर्स हो सकते हैं, तो इसके ये 4 एलिमेंट्स हो गए। जो बी मैट्रिक्स है इसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैट्रिक्स सी के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं और डी के अंदर भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। ओके, तो एलिमेंट्स का मतलब हो जाता है ऑल द एंट्रीज इन द मैट्रिक्स, जितनी भी एंट्रीज हैं मैट्रिक्स के अंदर, ऑल द एंट्रीज इन द मैट्रिक्स। ओके, ये नंबर्स हो सकते हैं या फंक्शंस भी हो सकते हैं। नाउ रोज, जो हॉरिजॉन्टल नंबर्स हैं, जो नंबर्स हॉरिजॉन्टली लिखे हुए हैं वो क्या हैं, रोज, और जो नंबर्स वर्टिकली लिखे हुए हैं वो हो गए कॉलम्स। ओके, तो जो मैट्रिक्स ए है इसमें ये रो हैं, 1 और 5 मिलकर के एक रो बना रहे हैं और 6 और 2 मिलकर के दूसरी रो बना रहे हैं। इन रोज को हम, पहली रो को हम R1 बोलेंगे, दूसरी रो को हम R2 बोलेंगे। ऐसे ही जो वर्टिकल नंबर्स लिखे हुए हैं 1 एंड 6, ये मिलकर के पहला कॉलम बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा C1, और -5 एंड 2 ये मिलकर दूसरा कॉलम बना रहे हैं, ये हो जाएंगे C2। ओके, तो यहाँ पे 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ना मैट्रिक्स बी में ऐसे ही हमारे पास 3 रोज हैं, दिस इज रो 1, ये रो 2 एंड रो 3। सिमिलरली ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, ये कॉलम 3 हो गया। ओके, नाउ जो मैट्रिक्स सी है, मैट्रिक्स सी में हमारे पास रो 1 है केवल R1, लेकिन जो कॉलम्स हैं वो यहाँ पे 3 हैं, C1 C2 C3। सेम ऐसे ही मैट्रिक्स डी में हमारे पास रोज 3 हैं, R1 R2 एंड R3, लेकिन कॉलम यहाँ पे सिर्फ एक है। ओके, नाउ तो ये 3 बेसिक चीज़ें हो जाती हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर, एलिमेंट्स, रोज एंड कॉलम्स। इसके बाद हमें देखना है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ना जो अभी हमने एलिमेंट्स और कॉलम्स पढ़े हैं उन्हीं से ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बनता है। जैसे किसी मैट्रिक्स में अगर m रोज और n कॉलम्स हैं तो उसका ऑर्डर हो जाता है m/n। जैसे हमारे पास नॉर्मली कोई प्लॉट वगैरह होता है, कोई बिल्डिंग का एरिया हमारे पास होता है, तो हम उसको जिस तरीके से बताते हैं लेंथ बाई ब्रेथ की फॉर्म में, लाइक हमारे पास कोई 40/50 का प्लॉट है तो हम उसको ऐसे ही बताते हैं 40/50। ओके, तो इसमें एक चीज़ हमारी लेंथ हो जाती है, एक चीज़ हमारी ब्रेथ हो जाती है। तो वैसे ही जैसे रोज़ और कॉलम्स हैं, तो अगर m रोज़ हैं n कॉलम्स हैं किसी मैट्रिक्स में, तो वो मैट्रिक्स हो जाएगा ऑफ द ऑर्डर m/n। इसको सिंपली m/n पढ़ते हैं, तो ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n या फिर m/n मैट्रिक्स इसको हम बोल सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है A, इसमें 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, तो ये मैट्रिक्स हो गया ऑफ ऑर्डर 2/2। ठीक है ना। ये मैट्रिक्स बी है, इसमें रो हमारे पास सिर्फ एक है लेकिन कॉलम हमारे पास 3 है, C1 C2 C3। तो रो कितनी है, रो सिर्फ एक है R1, तो एक रो है तो 1 और कॉलम 3 है तो 3, 1/3। रो को हमेशा हम पहले लिखते हैं, कॉलम को हमेशा हम बाद में लिखते हैं। ओके, ऐसे ही मैट्रिक्स सी है, इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये एक 3/2 मैट्रिक्स हो गया ना। जो ऑर्डर है इसको, जो हम ब्रैकेट्स लिखते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं, उसके राइट लोअर कॉर्नर पे यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये जो मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर है 2/2, इस तरीके से इसको लिखोगे। ऐसे ही जो बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हम यहाँ लिखेंगे 1/3। जो मैट्रिक्स सी है इसका ऑर्डर हम यहाँ लिखेंगे 3/2। ओके, लेकिन इसको लिखना कोई बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं होता है क्योंकि वो दिखाई पड़ रहा है क्लियरली, तो ये बहुत ही इनिशियल चीज़ें हैं, लेकिन अगर लिखते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ऑर्डर बस क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। आगे वाला नंबर हमेशा रो को रिप्रेजेंट करेगा और जो पीछे वाला नंबर है वो हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। कभी भी कॉलम आगे नहीं लिखते, रो पीछे नहीं लिखते। ठीक है। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब जैसे कि मैट्रिक्स जो है वो 1/1 ऑर्डर का हो सकता है, 2/2 ऑर्डर का हो सकता है। ओके, तो अगर हम कभी मैट्रिक्स लिख रहे हैं 3/3 का भी हो सकता है, तो हर बार हम ये पूरा पूरा मैट्रिक्स बनाने की बजाय, जब हम डेफिनेशन वगैरह दे रहे हैं तो पूरा पूरा मैट्रिक्स बनाने की बजाय हम उसको शॉर्ट में लिखते हैं। ओके, तो ए मैट्रिक्स ए
ऑफ ऑर्डर m बाई n। तो एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर हमने m बाई n लिया है, दैट मीन्स इसके अंदर m रोज होंगी और n कॉलम्स होंगे। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट में ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ए आई जे, ए आई जे। नाउ ए आई जे क्या है? ए आई जे इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है ना? यहाँ पे ये ऑर्डर लिखा हुआ है m बाई n। नाउ ए आई जे हर एक एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इसमें जो i और j है, जो i और j है, i रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ रो को एंड j रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम को। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, लेट्स से यही मैट्रिक्स है B1 2 3 4, तो इसमें जो पहला एलिमेंट है, ओके, जो पहला एलिमेंट है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, या हम एक जनरली फॉर्म में ले लेते हैं। अगर हमारे पास कोई 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे A1 1। आगे वाला 1 रिप्रेजेंट कर रहा है रो के नंबर को, पीछे वाला 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम के नंबर को। ये जो एलिमेंट है, हमारे पास 4 एलिमेंट होंगे 1 2 3 4। तो ये जो एलिमेंट है ये पहली रो का एलिमेंट है और पहले कॉलम का एलिमेंट है, तो A11 हो गया। ठीक है ना? अब जो दूसरा एलिमेंट होगा यहाँ पे, उसकी रो कौन सी है? रो इसकी भी 1 है। इसको हम चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज C1 C2 R1 R2। ओके, तो अब जो यहाँ एलिमेंट आएगा उसके लिए रो होगी पहली और कॉलम होगा दूसरा। तो रो को हमेशा पहले लिखना होता है, तो इसका नंबर हो जाएगा 1 2। आगे वाला नंबर रो का, पीछे वाला कॉलम का। ना अब ये तीसरा एलिमेंट ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसका नंबर हो जाएगा 2 1। रो हमेशा पहले, कॉलम बाद में। और ये लास्ट वाला हो गया A22। ओके, तो ये जो सारे नंबर्स हैं, इन सभी एलिमेंट्स को अलग अलग लिखने की बजाय हम कंबाइंडली एक बार में लिख देते हैं A I J। यहाँ पे I रिप्रेजेंट कर रहा है रो के नंबर को, जो कि अभी बता ही दिया है, और J रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम के नंबर को। ठीक है ना? तो इसमें सभी तरीके के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब रिप्रेजेंट हो गए। I और J की वैल्यू बताते जाओ, कौन सा रो कौन सी कॉलम, उस हिसाब से पूरा मैट्रिक्स बनता चला जाएगा। और ये इसका ऑर्डर है m बाई n। हाँ, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे, जो कि हमें क्वेश्चंस वगैरह भी दिए गए होंगे इस फॉर्म में। अगर हमें I और J की वैल्यू दी गई है, लेट्स से हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है AIJ ऑफ ऑर्डर, इसका हम कोई ऑर्डर ले रहे हैं लाइक 3 बाई 2, और AIJ की हमें वैल्यू दी गई है कोई भी एलिमेंट निकालने के लिए I और J के रिलेशन में, लाइक I प्लस J/2। ओके, अब हमसे कहा जा रहा है कि ये मैट्रिक्स बनाओ पूरा। तो सबसे पहले तो हम इसका एक डमी मैट्रिक्स बनाएंगे, लाइक AIJ 3 बाई 2 है, तो 3 रोज और 2 कॉलम्स का हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाएंगे पहले। तो ये A11 A12, कॉलम 2 है तो A12 तक जाएगा। A21 A22, ये दूसरी रो हो गई, और तीसरी रो हो जाएगी A31 A32। ओके, तो ये 1 2 3 3 रोज हो गई, 2 कॉलम्स हो गए ना। अब इन सभी जो हमारे एलिमेंट्स हैं, इनकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो A11 ना, आई की वैल्यू यहाँ पे हमें 1 मिल रही है, जे की वैल्यू भी 1 मिल रही है। यहाँ पे अगर हम पुट कर देते हैं तो 1 + 1/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/2, दैट इज 1। A12 निकाल सकते हैं हम, यहीं पे निकालते हैं। A12 हो जाएगा, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, तो 1 + 2/2, दैट इज 3/2। A21 की वैल्यू हो जाएगी, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1/2, दैट इज अगेन 3/2। A22 की वैल्यू हो जाएगी 2 + 2/2, ये 4/2 कितना आ जाएगा 2। नाउ A31 ये हो जाएगा 3 + 1/2, 4/2, ये कितना आएगा, ये भी 2 आ जाएगा। एंड A32 ये हो गया 3 + 2/2, 5/2। ये सारे एलिमेंट्स आ गए, इन सभी की हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमें A11 मिल रहा है 1, A12 मिल रहा है 3/2, A21 भी 3/2, A22 2, A31 2, A32 5/2। ओके,
तो ये मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। इस तरीके से हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर हमें ए आई जी की वैल्यू दे रखी है, आई रो को रिप्रेजेंट करता है, जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, तो हम पूरा मैट्रिक्स निकाल सकते हैं किसी भी ऑर्डर का हो। ओके, तो ये डेफिनेशन और रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स का हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, सबसे पहले हमारे पास रो मैट्रिक्स। तो थोड़ा थोड़ा नाम से हमें आइडिया यहाँ पे लग जाना चाहिए। रो मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि उसमें सिर्फ एक रो होगी ना। ऐसा कोई भी मैट्रिक्स नहीं होता है जिसमें कोई भी रो या कोई भी कॉलम ना हो, क्योंकि सबसे छोटा मैट्रिक्स अगर कोई बन सकता है तो वो बन जाएगा जब उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट लिखा हो। और अगर मैट्रिक्स के अंदर, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी ना लिखा हो, केवल ब्रैकेट्स बने हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इसके अंदर जीरो भी लिखा हुआ तो उसके अंदर वो एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये जो मैट्रिसेस हैं, इनमें भी एक रो और एक कॉलम हमें मिल जाता है। तो कोई भी मैट्रिक्स होगा, मिनिमम उसके अंदर एक रो और एक कॉलम तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। इससे कम का कोई मैट्रिक्स नहीं होता, ठीक है। तो अगर रो मैट्रिक्स दिया है, नाम उसका रो मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कॉलम नहीं होगा। ओके, रो मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ ये है कि रो सिर्फ एक होगी, ठीक है ना। रो सिर्फ एक होगी। तो ये भी रो मैट्रिक्स के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, लेकिन हम कॉलम इसमें बढ़ा सकते हैं, रोज नहीं बढ़ा सकते, ठीक है ना। तो जैसे कि रो मैट्रिक्स का मतलब हो गया 1 2। यहाँ पे हमने रो 2 रखी हैं, लेकिन कॉलम हमारे पास, सॉरी, रो 1 है लेकिन कॉलम हमारे पास 2 है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/2। तो जो m/n होता है उसमें m की वैल्यू फिक्स हो जाएगी 1 के इक्वल। अगर m की वैल्यू 1 हो जाती है, मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई 1, तो जो ऑर्डर अब हमें रो मैट्रिसेस का मिलेगा वो 1/n मिलेगा। m/n की बजाय 1/n मिलेगा। ऐसे मैट्रिसेस को हम रो मैट्रिसेस बोलते हैं। कॉलम इसमें हम कितने भी कर सकते हैं, लाइक 1, कॉमा नहीं लगता कभी भी एलिमेंट्स के बीच में, इनको बस स्पेस दे करके लिखा जाता है। 1 2 3 4। ओके, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एक रो, और 1 2 3 4 4 कॉलम, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/4, ठीक है। ये इसकी रिप्रेजेंट हो जाएगी A1J हो जाएगा, आई जे की जगह 1J। ओके, A1J 1/n, ठीक है ना। सेम ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स हो जाता है। इसमें क्या होगा, सिर्फ एक कॉलम मिलेगा हमें, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, कॉलम सिर्फ एक होगा, रोज हम जितनी चाहें उतनी बढ़ा सकते हैं, ठीक। जैसे कि ये जो है ये जो मैट्रिसेस है ना 1/1 के, ये रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स दोनों में मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसको हम रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, कॉलम भी बोल सकते हैं, इसीलिए ये बहुत कम पूछे जाते हैं ना। कॉलम मैट्रिक्स अगर हम दो एलिमेंट्स का बनाएं, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसमें रो हमारे पास 2 है लेकिन कॉलम सिर्फ एक है, तो इस केस में ऑर्डर मिलेगा 2/1। इसमें जो m/n में n की वैल्यू, पीछे वाले नंबर की जो वैल्यू है वो 1 हो जाती है। नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 1 रहेंगे, ताकि रोज कितनी भी हो सकते हैं। इसको हम और बढ़ा सकते हैं, 2 5 7, ये 3/1 का मैट्रिक्स हो गया। तो इनमें सिर्फ एक कॉलम है, इसलिए ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे इसके नाम से क्लियर है, स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ ऑफ ब्रेड्थ इक्वल रहती है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा इक्वल रहेंगे, इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, तो अब जो हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n होता है, अब वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि रोज और कॉलम्स दोनों इक्वल हैं। तो इसको चेंज करके अब क्या लिखा जाएगा, या तो m/m लिखो या n/n लिखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम n/n लेकर के चलते हैं, क्योंकि नंबर्स को हम नॉर्मली n से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर है n/n। ओके, तो इसमें लेंथ ऑफ ब्रेड्थ हमें इक्वल रखनी है। जैसे 1/1, ये हमारा 1/1 का जो मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में भी आएगा, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ तो इसमें भी इक्वल है। इसके अलावा 1 2 3 4, ये हो गया 2/2 का मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे ही हम 3/3 का बना सकते हैं, 1 2 3 0 2 5 6 2 9। ओके, ये कितने का है, ये 3/3 का मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ये 3/3 का मैट्रिक्स हो गया। तो ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। 4/4 के भी होते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। नाउ, जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n/n, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हर बार हमें 2/2 या 3/3 बोलने की जरूरत नहीं है। हम 2/2 को, 2 के जो मैट्रिक्स होगा उसको हम सिंपली स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बोल सकते हैं, या फिर केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बोला गया है तो उसका मतलब ही है कि हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, इसका ऑर्डर 2/2 होगा। ऐसे 3/3 का है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इस तरीके से सिंपली। ओके, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। नाउ अब स्क्वायर मैट्रिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, डायगनल, डायगनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स।
ये हमें रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में नहीं मिलता। ये मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस जिसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते वो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, जिसमें रोज और कॉलम इक्वल है वो स्क्वायर मैट्रिसेस। तो डायगोनल हमें सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस में मिलता है ना। ये होता क्या है, जैसे कि हम स्क्वायर अगर देखते हैं, वैसे तो रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स होते हैं लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल नहीं होता। उसका रीज़न होता है ना, ये डायगोनल्स हो जाते हैं, लेकिन इस केस में मैट्रिक्स के केस में दो डायगोनल्स नहीं होते, सिर्फ एक ही डायगोनल होता है, ये वाला जो फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करता है और लास्ट एलिमेंट तक जाता है, मैट्रिक्स के बिल्कुल बीच से होता हुआ। जैसे ये है, तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये इसके डायगोनल बनाएंगे, ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये मिलकर के डायगोनल्स बनाएंगे। ओके, तो ये नंबर्स वो होते हैं जिनकी रो और कॉलम का नंबर हमेशा सेम होता है, ठीक है ना। अगर हम कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं तो उसमें हमें ऐसे एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6। तो इसमें हमें ये तो मिल रहा है, ये कौन सा एलिमेंट है, ये 1 1 है। चलो उसी फॉर्म में अगर हम इसको लिखते हैं तो ये मिलेगा A11 A12 A13, फिर A21 A22 A33, सॉरी 23, ये है 2y3 का। तो पहली चीज़ तो ये है कि इसमें अगर हम डायगोनल बनाते हैं तो सभी कॉलम्स के एलिमेंट इसमें नहीं मिलते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एक एलिमेंट मिला, थर्ड रो थर्ड कॉलम का मिल गया, लेकिन सेकंड थर्ड रो और सेकंड रो और थर्ड कॉलम का मिल गया, लेकिन इसमें सेकंड कॉलम का एक भी एलिमेंट नहीं आया। ओके, तो इसमें और दूसरा ये जो एलिमेंट है हमारे पास A23, ठीक है, इसमें रो और कॉलम की जो वैल्यू है वो भी सेम नहीं है, ये सेकंड रो है थर्ड कॉलम है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में डायगोनल्स को कंसीडर नहीं किया जाता है, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस में किया जाता है। अगर यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिसेस होगा तो हमें इस तरीके से मिल जाएंगे, यहाँ हमें मिल जाएगा A31 A32 A33। तो ये सीधे ये तीनों नंबर्स मिलकर के बनाते हैं डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। और इन एलिमेंट को जो डायगोनल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, तो ये लिखा हुआ है A11 A22 A33, इस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं जिनके लिए आई और जे की वैल्यू सेम हो, रो और कॉलम की वैल्यू सेम हो, ऐसे ऐसे एलिमेंट्स मिलकर के बनाते हैं द डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। और इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं द डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी के बेसिस पे आगे के जो मैट्रिक्स हैं उनके टाइप्स हमें मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो ये मैट्रिक्स में हमें दो डायगोनल एलिमेंट मिल रहे हैं, ये इसमें बी में हमें तीन मिलेंगे, जितने ऑर्डर का होगा। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जो भी उसका ऑर्डर होगा, जितनी उसमें रो होंगी या कॉलम होंगे, उतने ही डायगोनल एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो इसी के बेसिस पे हमें अगला मैट्रिक्स मिलता है डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो डायगोनल तो सभी स्क्वायर मैट्रिसेस में होता है, तो फिर इसमें क्या स्पेशल है, इसमें स्पेशल ये है दैट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन होगी n/n aij, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, ज़ीरो। मतलब सिर्फ डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स की वैल्यू ज़ीरो के अलावा कुछ और हो सकती है, लेकिन बाकी के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो सभी क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। ओके, ये aij इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब ये एलिमेंट ज़ीरो होंगे कौन से, जिनमें i इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स में i और j की वैल्यू इक्वल होती है। जैसे हमारे पास A11 A12 A21 A22 ये है, तो i और j की वैल्यू कहाँ इक्वल होती है, डायगोनल पे। तो इनको छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होने चाहिए, तो वो हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स, लाइक 1 0 0 2, ये एक 2/2 का डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। 5 0 0 2 0 6 0 0 0 -9, ये एक 3/3 का डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। नाउ अगर डायगोनल मैट्रिक्स में भी कुछ एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी डायगोनल पूरा का पूरा ज़ीरो ज़ीरो नहीं है। डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे हमें मिल रहे हैं 5 6 एंड 0। अगर दूसरा एलिमेंट भी ज़ीरो हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अभी भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं 5 0 0, लेकिन अगर तीसरा एलिमेंट भी ज़ीरो हो जाता है तो अब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं रहेगा। ओके, अब डायगोनल एलिमेंट भी ज़ीरो हो गए,
तो अब ये क्या हो जाता है, ये एक ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाता है, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। तो कम से कम एक एलिमेंट तो डायगोनल के ऊपर ऐसा होना ही चाहिए जिसकी वैल्यू ज़ीरो ना हो। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए डायगोनल पे जिसकी वैल्यू ज़ीरो ना हो, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ओके, ये ज़ीरो मैट्रिक्स हो जाता है अगर सारे हो जाएंगे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का जीरो होना कंपलसरी होता है। इन एलिमेंट्स को छोड़ के यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बाकी सारे एलिमेंट्स का जीरो होना कंपलसरी होता है। नाउ अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स से बना है। अब हमने क्या किया, अभी डायगोनल मैट्रिक्स में तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, 5 1 2, यहाँ पे कुछ भी अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर इनको हम सेम कर दें, लाइक 5 5 5, तो अब ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है, लेकिन अभी एक नए टाइप का मैट्रिक्स बन जाएगा जिसका नाम होगा स्केलर मैट्रिक्स। ओके, तो डायगोनल एलिमेंट्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो जीरो नहीं होते, लेकिन वो कुछ भी हो सकते हैं। स्केलर में कुछ भी नहीं हो सकते, स्केलर में तीनों इक्वल होने चाहिए। ओके, हो कोई सा भी नंबर सकता है, 5 हो सकता है तीनों पे, -5 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई फ्रैक्शन हो सकता है, लेकिन तीनों पे सेम नंबर चाहिए, तो वो कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स का ही ये टाइप हो जाएगा। ये डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो बाकी के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होने चाहिए, और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए सभी की। ओके, नाउ अब सेम तो कर दी, अब सेम में भी अगर हम नंबर फिक्स कर दें कि भाई अभी स्केलर में क्या है कि अभी कोई सा भी नंबर आ सकता है, 5 5 5 आ सकता है, 4 4 4 आ सकता है, लेकिन इसमें भी हम एक नंबर फिक्स किए दे रहे कि 1 1 1, अब कोई दूसरा नंबर भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, तीनों नंबर भी सेम होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे, और सिर्फ वन होंगे। अब यहाँ ना 2 आ सकता है, ना 3 आ सकता है, ना कोई -1 भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें एक नए टाइप का मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो स्क्वायर मैट्रिक्स से डायगोनल मैट्रिक्स बनता है, डायगोनल मैट्रिक्स से स्केलर मैट्रिक्स बनता है, और स्केलर मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। ठीक है ना, तो बाकी सारे एलिमेंट जीरो, और डायगोनल एलिमेंट पे क्या होगा, 1, सिर्फ 1, तो ये हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट जीरो मैट्रिक्स जो अभी बताया था, अगर सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं, ऑल द इट्स एलिमेंट्स आर जीरो, देन द मैट्रिक्स इज ए जीरो मैट्रिक्स। इट कैन बी स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो जीरो मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, ये कैसा भी हो सकता है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, नल मैट्रिक्स। नाउ ये लास्ट है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, मतलब इसमें हम इक्वल मैट्रिसेस पढ़ेंगे, तो इसको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के टॉपिक में पढ़ा जाता है ना। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ, सबसे पहले तो इक्वल का मतलब है इक्वल, हर तरीके से इक्वल। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए वही इक्वल होना चाहिए। अगर 2x2 का कोई मैट्रिक्स है तो वो 2x2 के मैट्रिक्स के ही इक्वल हो सकता है, वो 2x1 के इक्वल, 2x3 के या 3x2 के किसी इक्वल नहीं हो सकता। सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल चाहिए, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो वो कभी इक्वल आ ही नहीं सकता, दूसरा पॉइंट हमें इसमें पढ़ना ही नहीं है। तो पहले तो ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि स्क्वायर रेक्टेंगुलर कैसा भी हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर 2x2 का है दूसरा भी 2x2 का, अगर एक मैट्रिक्स 2x3 का है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 2x3 का ही चाहिए, एक मैट्रिक्स 3x2 का है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 3x2 का ही होना चाहिए ना। अब जब ऑर्डर सेम हो गया है तो उसके बाद उसके एलिमेंट्स चेक किए जाएंगे। हर एक एलिमेंट ऑफ वन मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। अगर ऑर्डर सेम है तो फिर एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, उनका साइन भी सेम होना चाहिए, वरना इक्वल का क्या मतलब है। ओके, तो ए आई जे इक्वल बी आई जे फॉर ऑल आई इक्वल्स टू जे। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि हमें एक मैट्रिक्स दे दिया जाएगा लाइक 2 4 x 3। ओके, तो ये किसी दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल है, तो जाहिर सी बात है वो भी 2x2 का ही होगा। अब यहाँ पे हमें दूसरा मैट्रिक्स दे दिया लाइक a 4 5 3, तो जो एलिमेंट्स हमें दोनों में दिख रहे हैं वो सेम होंगे। यहाँ पे 4 की जगह 4 है, 3 की जगह 3 है ना। यहाँ पे 2 है और इधर a है, तो अगर ये मैट्रिसेस इक्वल हैं तो a की वैल्यू 2 ही होनी चाहिए। ये बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब वैल्यूज निकालते हैं। तो a की वैल्यू 2 होनी चाहिए, अगर a की वैल्यू 2 नहीं है तो ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं हो सकते। और सेम ऐसे ही जो x है उसकी वैल्यू 5 होनी चाहिए। ओके, तभी ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल कहलाएंगे, अदरवाइज ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं हो सकते। ये हो जाता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की बात। नाउ इसके बाद
यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमारे सारे हो गए, ठीक है। इसके बाद बात आ जाती है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे डिवाइड नहीं होता, क्योंकि डिवीज़न करने की बजाय हमें एक दूसरा टॉपिक मिल जाता है जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का। ओके, तो डिवीज़न नहीं होगा, लेकिन उसकी जगह पे हम इन्वर्टिबल मैट्रिसेस पढ़ते हैं, वो हम आगे ही समझेंगे उसको क्या मतलब होता है। फिलहाल इसमें हमें 3 चीज़ें पढ़नी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। एक्चुअली 2 ही हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन सब्ट्रैक्शन ये एक ही टॉपिक है। ओके, सब्ट्रैक्शन को यहाँ बस ऐसे ले आता है कि वो नेगेटिव जो है वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम देख लेते हैं पहले, 2 मैट्रिसेस कैन बी एडेड इफ़ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। तो ये पहली कंडीशन है, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो मैट्रिसेस को हम ऐड नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे हम 2 मैट्रिसेस ले लेते हैं ऑफ द सेम ऑर्डर। लाइक एक मैट्रिक्स हमने ले लिया 2 1 5 6 8 9, इसका ऑर्डर हो गया 2/3। और हम एक दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब ये भी हमें 2/3 का ही लेना पड़ेगा, तभी ऐड कर सकते हैं। ऑर्डर चेंज करने पे फिर ऐड नहीं होगा। पहली कंडीशन ये, मतलब एक ही कंडीशन होती है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। लाइक 1 2 0 1 3 -2। ओके, तो ये दोनों 2/3 के हैं। अब हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो a प्लस बी इक्वल, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे 2 1 5 6 8 9 प्लस 0 सॉरी 1 2 0 1 3 -2। अब इसको ऐड करेंगे तो हर एक एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड किया जाता है। तो ये जो हमारा एलिमेंट है 2, ये A11 है, तो इसको दूसरे मैट्रिक्स के A11 के साथ ही ऐड किया जाएगा। जो पहले मैट्रिक्स का A12 होगा वो दूसरे मैट्रिक्स के A12 के साथ ही ऐड होगा। ओके, तो बस हमें एडिशन बहुत सिंपल होता है, बस हमें इतना ही देखना है, ऑर्डर सेम हो और फिर हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन कर दो। तो ये 2 ऐड होगा 1 में, तो 2 + 1 हमें मिलेगा 3, 5 + 0 5, 8 ऐड होगा 3 में, 8 + 3 11, 1 + 2 3, 6 + 1 7, 9 -2, ये हो गया 7। ओके, तो ये आ गया। और एडिशन करने के बाद ऑर्डर में कोई अंतर नहीं आता है, ऑर्डर वही रहेगा जो था। ओके, तो इस तरीके से हम एडिशन करते हैं। सेम ऐसे ही अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना हो, जैसे ए में से बी को अगर हमें माइनस करना है तो बीच में माइनस लग जाएगा, ठीक है। और जैसे एडिशन हुआ है सेम वैसे ही हम इसका सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, है ना। ये नंबर्स हम यहाँ से ना 2 - 1 क्या बचा 1, 5 - 0 5, 8 - 3 5, 1 - 2 -1, 6 - 1 5, 9 माइनस, अभी -2 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 9 + 2 11। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत इजी होते हैं, इसमें और कुछ हमें पढ़ना ही नहीं है। ऑर्डर सेम हो, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी करना हो। प्रॉपर्टीज इसकी हमें देखनी है। प्रॉपर्टीज़ में ये कुछ लॉज हैं जो हमने 7th 8th क्लास में पढ़े थे। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है जो भी ऑपरेशन चल रहा है उसका ऑर्डर चेंज करने पे वैल्यू सेम आती है कि नहीं आती। मतलब जैसे कि एडिशन है, तो एडिशन हम कभी भी 2 नंबर्स का एडिशन करें, लाइक 2 + 3 करें तो वो हमेशा 3 + 2 के इक्वल होता है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं 2 × 3 का, तो वो 3 × 2 के इक्वल होता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन नंबर्स का जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है हमेशा। तो वही चीज़ हमें मैट्रिक्स में देखनी है, सेम होगा कि नहीं होगा। तो बिल्कुल सेम रहता है। मैट्रिक्स का एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव होता है। हम चाहे a + b ऐड करें, a + b करें, चाहे b + a करें, उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। लेकिन जो लिखा है सिर्फ उसी में कम्यूटेटिव लग रहा है, सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ नहीं लगता। अगर हमने यहाँ पे a - b निकाला है तो ये आया है, ठीक है ना। अगर हम b - a निकालेंगे तो इन सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। और अभी हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या पढ़ा था, 2 मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनका साइन या फिर नंबर जो भी है वैल्यू एग्जैक्ट सेम रहे। तो अगर साइन चेंज होगा तो नंबर चेंज हो रहा है, इसलिए a - b और b - a इक्वल नहीं होते, ठीक है ना। a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। ओके, तो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है, लेकिन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कम्यूटेटिव होता है। सेम ऐसी एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में 3 आ जाते हैं। अगर हम कोई 3 नंबर्स ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है पहले हमें कोई 2 ऐड करने पड़ेंगे, उसके बाद हम तीसरा ऐड करते हैं। तो अगर हम इन दोनों को पहले ऐड कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आएगा,
और या फिर हम पीछे वाले दो को पहले ऐड कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। तो एडिशन में एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड रहता है। मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिसेस में एसोसिएटिव लॉ वैलिड रहता है। ओके, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। कोई भी दो मैट्रिसेस को पहले ऐड कर लो फिर तीसरा ऐड कर दो, तो उससे उसके आंसर में कोई चेंज नहीं आता, वैल्यू सेम रहती है, सेम रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी। नाउ एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होता है जिसको, जैसे कि एडिटिव है तो उसको ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है जिसको मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जैसे अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें फॉर नंबर्स, तो एडिटिव का मतलब ही है कि ऐड करना है। हमारे पास एक नंबर है 5, अब 5 में हमें कोई ऐसा नंबर ऐड करना है जिसको ऐड करने से कोई फ़र्क ना पड़े, मतलब आंसर 5 ही आ जाए, तो वो क्या होता है 0। तो नंबर्स के लिए 0 होता है एडिटिव आइडेंटिटी। सेम ऐसे ही मैट्रिसेस के लिए नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ओके, अच्छा, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स को हमेशा हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ओ है, कैपिटल ओ। ओके, तो नल मैट्रिक्स अगर हम किसी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है, जैसे ये है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, अगर हम इनमें सभी में 0 0 ऐड करेंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो नल मैट्रिक्स को ऐड करने से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए किसी भी मैट्रिक्स के लिए नल मैट्रिक्स उसकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। सभी मैट्रिसेस के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, नल मैट्रिक्स होगी। सेम ऐसे ही एडिटिव इनवर्स, इनवर्स क्या करेगा, इनवर्स ऐड कर, एडिटिव है तो इसको भी ऐड किया जाएगा। एडिटिव इनवर्स को ऐड करने से जो आंसर है वो एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ जाना चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, नल मैट्रिक्स। ओके, या फिर नंबर्स के लिए कह लें हम 0। तो अगर 5 का हम एडिटिव इनवर्स निकालना चाहते हैं तो एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको 5 में ऐड करने से एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, मतलब आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो ऐसा एक ही नंबर होता है -5, उसका नेगेटिव। ओके, तो मैट्रिसेस में भी वही रहेगा, किसी भी मैट्रिक्स में उसका नेगेटिव मैट्रिक्स अगर हम ऐड कर देते हैं तो उसका आंसर आता है नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो हर एक मैट्रिक्स के लिए उसका नेगेटिव मैट्रिक्स एडिटिव इनवर्स होता है। यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी सभी मैट्रिक्स के लिए सेम रहेगी, सबका एक ही एडिटिव आइडेंटिटी है नल मैट्रिक्स, लेकिन एडिटिव इनवर्स हर एक मैट्रिक्स का अपना अलग होगा। जो भी मैट्रिक्स होगा उसका नेगेटिव मैट्रिक्स उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ओके, नाउ अब है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। स्केलर का मतलब होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, नंबर। यहाँ पे हम दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ हम एक मैट्रिक्स में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लाइक हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है 5 2 3 -1, ये ए की वैल्यू है, ये मैट्रिक्स ए है, हम निकालना चाह रहे हैं 5a। तो हमने क्या किया, मैट्रिक्स ए में 5 का मल्टीप्लाई किया, एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया, तो वो है हमें यहाँ पे जो पढ़ना, ठीक है ना, किसी स्केलर का मल्टीप्लाई किया जा रहा है मैट्रिक्स में। ओके, तो अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास एंड के इज ए स्केलर, देन के ए, मतलब अगर हम किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स ही रहेगा, कुछ और नहीं बन जाएगा। के ए इज ऑल्सो ए मैट्रिक्स obtained by मल्टीप्लाइंग, अभी निकलेगा कैसे, मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बाई के। तो अगर किसी स्केलर का किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो उसके हर एक एलिमेंट में उसका मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। 5 में ये हो जाएगा 5 5 25, 2 5 या 10, 3 5 15, 5 इंटू -1 -5। ओके, तो इसी तरीके से अच्छा, अगर हम मान लो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, जैसे हम a माइनस बी निकाल रहे हैं, तो इसको हम a प्लस माइनस बी ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं, लेट्स से 5 2 3 -1, इसमें से हम कोई दूसरा मैट्रिक्स माइनस कर रहे हैं, लाइक 1 2 4 2, तो इसमें से इसको माइनस करने की बजाय हम ये जो माइनस है इसको अंदर ले आ सकते हैं, 5 2 3 -1, और बीच में प्लस आ जाएगा, और ये जो माइनस है ये -1 की तरह अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये सबके साइन चेंज हो जाएंगे, -1 -2 -4 -2, और फिर जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होता है वैसे ही हम इसको कर सकते हैं। ओके, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो कुछ नहीं होता है इसमें, सभी एलिमेंट्स में उस नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता है जिसका भी मल्टीप्लाई हमें मैट्रिक्स में करना है।
प्रॉपर्टीज़ की कुछ नहीं है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, ये बस दो प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास ए एंड बी, दोनों में हमें किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करना है तो चाहे पहले उनको ऐड कर लो, मतलब अगर एडिशन करना है और स्केलर का मल्टीप्लाई भी करना है तो चाहे पहले ऐड कर लो फिर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दो, या पहले दोनों में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर लो फिर ऐड कर लो, रिजल्ट उससे सेम रहता है। सेम ऐसा ही अगर हमारे पास मैट्रिक्स एक है लेकिन दो अलग अलग कॉन्स्टेंट्स हैं, मतलब हमें 2 और 5 इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है ए में और ऐड करना है, तो चाहो तो पहले इन कॉन्स्टेंट्स को ऐड कर लो, 2 + 5 7, और 7 का सीधा ए में मल्टीप्लाई कर दो, या फिर अलग अलग पहले कॉन्स्टेंट्स का मल्टीप्लाई कर लो, पहले 2 का फिर 5 का और फिर दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे एक मैट्रिक्स मिलेगा एक मैट्रिक्स यहाँ मिलेगा, फिर बाद में इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे चाहो वैसे कर लो। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ना नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ये मैं बता ही चुका हूँ अभी। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है -a, तो -1 का मल्टीप्लाई हो जाता है मैट्रिक्स में तो उसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बन जाता है, इसमें कुछ ज़्यादा बताना नहीं है। आगे देखते हैं हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, सॉरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें दो मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ना। सबसे पहले तो जरूरी नहीं है कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई हो ही जाए, ठीक है। अगर कोई दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई हमें करना है, और पहली चीज़ ये है दो तरीके से मल्टीप्लाई हो सकता है, a इंटू बी ऐसे मल्टीप्लाई हो सकता है, या फिर b इंटू ए ऐसे मल्टीप्लाई हो सकता है, और ये दोनों चीज़ें कंप्लीटली अलग अलग चीज़ें हैं। हो सकता है a इंटू बी पॉसिबल हो, b इंटू ए पॉसिबल ही ना हो, a इंटू बी पॉसिबल ना हो, b इंटू ए पॉसिबल हो, या हो सकता है दोनों ही पॉसिबल हो, या हो सकता है दोनों में से एक भी पॉसिबल ना हो, ठीक है ना। तो कोई भी सिनारियो यहाँ पे बन सकता है। तो कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस का हो सकता है या नहीं हो सकता। तो फॉर 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी, हम a इंटू बी की बात कर रहे हैं, इसी के हिसाब से b इंटू ए या जो भी है उसको हम चेक कर सकते हैं। इज डिफाइंड ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ a इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ b। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं a इंटू बी की, तो अगर a इंटू बी की बात कर रहे हैं तो जो आगे वाला मैट्रिक्स होगा, अभी हमने a आगे ले रखा है इसलिए हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ a, तो जो आगे वाला मैट्रिक्स होगा उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, और जो पीछे वाला मैट्रिक्स होगा उसके नंबर ऑफ रोज, ये इक्वल होने चाहिए, तभी a का b में मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली अगर हम b इंटू ए करते हैं तो भी सेम वही हो जाएगा। अगर हम b इंटू ए करते हैं तो अब b के नंबर ऑफ कॉलम्स और a की नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए, आगे वाले के कॉलम्स और पीछे वाले की रोज यही इक्वल चाहिए हमें, तभी ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा। ओके, नाउ जैसे ये है a एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m/n, b एक मैट्रिक्स है n/p। देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं a के वही नंबर ऑफ रोज हैं b के, इसलिए a इंटू बी यहाँ पे डिफाइंड होगा। ओके, देन द प्रोडक्ट a इंटू बी इज अनदर मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मैट्रिक्स ही आएगा, तो हम मान लेते हैं a इंटू बी एक नया मैट्रिक्स आएगा c। नाउ c मैट्रिक्स जो होगा उसका भी ऑर्डर हमें पहले से पता होगा। c मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जो आगे वाला मैट्रिक्स है उसकी रोज सी मैट्रिक्स की रोज होंगी, मतलब जितनी ए में रोज होंगी उतनी ही रोज सी में होंगी, और जो पीछे वाला मैट्रिक्स है बी उसमें जितने कॉलम्स होंगे उतने ही कॉलम्स सी में होंगे। ओके, तो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ हमें यहाँ देख रहे हैं वो ये है कि अगर ए इंटू बी डिफाइंड है तो क्या होना चाहिए, ए के कॉलम्स और बी की रोज ये इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो चीज़ें हमने नहीं ली हैं, लाइक ए की क्या नहीं ली, ए की हमने रोज नहीं ली, और बी के कॉलम्स, ये आंसर जो ए और बी का मल्टीप्लाई होगा उसका जो रिजल्ट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर ये होगा, ठीक है ना। जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमें चेक करना है तो आगे वाले के कॉलम्स और पीछे वाले की रोज ये चेक करनी है, इक्वल होनी चाहिए, और जो इनका मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आएगा उसका ऑर्डर आगे वाले की रोज और पीछे वाले की कॉलम्स के इक्वल होगा। ओके, तो अगर हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, अगर उनका ऑर्डर पता है, और उनके ऑर्डर से ही हम जो मल्टीप्लाई होने के बाद मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर पता लगा सकते हैं। हमें उसके लिए
मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ए इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा, ए और बी का मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर क्या होगा, वो हम ए और बी के ऑर्डर से ही पता लगा सकते हैं। ए के कॉलम्स, ए के रोज और बी के कॉलम्स, ठीक है, ये हो जाएगा ए इंटू बी के ऑर्डर। उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई तो फिर भी करना है, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अच्छा, इसमें हम भाई एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, लेट्स से 2/3 का, तो जो बी मैट्रिक्स है, अब ए में कॉलम्स कितने, ए में कॉलम्स हैं 3, तो जो बी मैट्रिक्स है उसके रोज 3 ही होनी चाहिए, है ना। अब कॉलम्स इसमें कितने भी हो सकते हैं, इसमें कॉलम जरूरी नहीं है कि जैसे इसमें 2/3 है तो ये 3/2 ही हो, ठीक है। यहाँ पे 3/2 हो सकता है, 3/3 हो सकता है, 3/4 हो सकता है। कॉलम यहाँ पे कितने भी उससे मतलब नहीं है, बस आगे वाले के कॉलम्स और पीछे वाले की रोज इक्वल होनी चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए। और इनका जो आंसर आएगा अगर यही है तो इसका जो आंसर आएगा ए इंटू बी, उसका ऑर्डर मिलेगा 2/3, 2/3 का मैट्रिक्स आएगा। ओके, नाउ अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, तो दो मैट्रिक्स लेते हैं हम यहाँ पे पहले। तो हम यही लेते हैं 2/3 का, 2 3, 2/3 मतलब 5 1 2 6। और एक हम दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं, अब इसका ऑर्डर है 2/3, तो बी का जो रोज हैं वो हमें 3 तो चाहिए ही चाहिए। ये हम ले लेते हैं लाइक 2 0, छोटा ही रखते हैं 3/2, 2 0 4 1 1 -3। ओके, तो ये हमने 3/2 ले लिया। इस केस में अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम a इंटू बी निकालना चाहते हैं तो a के कॉलम्स हैं 3 और b की रोज हैं 3, तो ये डिफाइंड है। ऐसे ही अगर हम b इंटू ए निकालना चाहते हैं तो b के कॉलम्स हैं 2 और a की रोज हैं 2, b इंटू ए भी डिफाइंड होगा। ओके, अब सपोज यहाँ पे अगर 3/3 का होता तो यहाँ पे b के कॉलम्स हो जाते 3 और a की रोज हो जाती 2, तो b इंटू ए यहाँ डिफाइंड नहीं होता। ओके, तो जरूरी नहीं है कि अगर a इंटू बी निकल रहा है तो b इंटू ए भी निकले, और जब जरूरी नहीं है कि ये दोनों निकले ही निकले तो फिर इक्वल होने के तो कोई मतलब ही नहीं है। ओके, इक्वल तो तब हो सकता है ना जब दोनों चीज़ें हमेशा डिफाइंड हो। अब कुछ केसेस में a इंटू बी आ रहा है, b इंटू ए आ ही नहीं रहा, तो फिर इक्वल कहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। तो इक्वालिटी ऑफ का कोई मतलब नहीं है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही डिफाइंड हैं, हम a इंटू बी देखते हैं। a इंटू बी, नाउ मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करने के लिए जो आगे वाला मैट्रिक्स होता है उसकी रो का मल्टीप्लाई पीछे वाले मैट्रिक्स के कॉलम में किया जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें, आगे वाली रो में उतने ही एलिमेंट होंगे जितने आगे वाले मैट्रिक्स में कॉलम्स हैं। 3 कॉलम्स है ना, तो रो में कितने एलिमेंट मिलेंगे, 3, है ना। पीछे वाले मैट्रिक्स में कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, तो कॉलम में कितने एलिमेंट होंगे जितनी इसमें रोज होंगी। एक कॉलम में 3 रोज हैं और एलिमेंट कितने इसमें 3 मिलेंगे, पहली रो का, दूसरी रो का, तीसरी रो का, 3 एलिमेंट मिलेंगे। तो 3 एलिमेंट ए के बी के 3 एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किए जाएंगे, पहला वाला पहले में, दूसरा वाला दूसरे में, तीसरा वाला तीसरे में, और तीनों को ऐड किया जाएगा, ठीक है ना। तो रो 1 का मल्टीप्लाई होगा रो कॉलम 1 में, और इससे हमें तीनों को ऐड करोगे तो एक नंबर मिलेगा, तो इससे हमें सिर्फ एक एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। हमने अभी जब इनके मैट्रिसेस की डेफिनेशन देखी थी मल्टीप्लिकेशन की, तो हमने कहा था आगे वाले के कॉलम्स का नंबर पीछे वाले की रोज के इक्वल होना चाहिए। तो देखो वो क्यों चाहिए, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आगे वाले कॉलम्स अगर पीछे वाले की रोज के इक्वल होंगे तो हमें नंबर्स बराबर मिलेंगे। अगर आगे वाली रो में 3 एलिमेंट मिल रहे हैं, पीछे वाले के कॉलम में भी हमें 3 ही एलिमेंट मिल रहे हैं, क्यों, क्योंकि जितने कॉलम हैं पहली वाली मैट्रिक्स में
दूसरे मैट्रिक्स में उतनी ही रोज हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें इक्वल मिल जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमें आगे वाले के कॉलम्स पीछे वाले की रोज के इक्वल चाहिए ना। तो अच्छा, इसका आंसर क्या आएगा, ये मतलब ऑर्डर क्या होगा, ये 2/3 का है, ये 3/2 का है, तो हमें 2/2 का मिलेगा। जो a इंटू बी आएगा वो 2/2 का आएगा। ओके, तो चलिए भाई, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 में होगा। तो ये 2 इंटू 2 और बीच में लगेगा प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 1। ओके, तो ये पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में हो गया, इससे हमें एक एलिमेंट मिलेगा, और वो एलिमेंट कौन सा होगा, जिस रो और कॉलम का मल्टीप्लाई हुआ है। पहली रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई हुआ है, तो जो एलिमेंट मिलेगा वो पहली रो और पहली कॉलम का ही एलिमेंट होगा, मतलब यहाँ से हमें A11 मिलेगा, पहली रो पहला कॉलम। ओके, नाउ अब दूसरा चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, A12। तो A12 के लिए पहली रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में करना पड़ेगा। तो ये जो पहली रो का मल्टीप्लाई पहली कॉलम में किया था, अब कॉलम खत्म तो एलिमेंट खत्म, अब दूसरा कॉलम जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे वैसे ही दूसरा एलिमेंट मिलेगा हमें। ओके, अब जब पहली रो का मल्टीप्लाई हम करेंगे दूसरे कॉलम में, तो हमें दूसरा एलिमेंट मिलेगा। तो 2 3 5 का मल्टीप्लाई होगा 0 1 -3 में, तो 2 का मल्टीप्लाई 0 में प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 में प्लस 5 का मल्टीप्लाई -3 में। ओके, ना कॉलम खत्म, दोनों कॉलम हो गए, तो एक ऊपर पहली रो से पहले कॉलम का एलिमेंट मिल गया और पहली रो से दूसरे कॉलम का एलिमेंट मिल गया, तो A11 और A12 मिल गया हमें। अब दूसरी रो का मतलब, अब दूसरी रो है तो फिर इसमें भी दूसरी रो मिलेगी, ठीक है ना। तो दूसरी रो का मल्टीप्लाई होगा पहले कॉलम में, तो 1 2 6 का मल्टीप्लाई 2 4 1 में होगा। अब इसका मल्टीप्लाई होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में प्लस 2 का मल्टीप्लाई 4 में प्लस 6 का मल्टीप्लाई 1 में। ओके, पहला कॉलम हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम दूसरे कॉलम का, पहली रो का सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम है, तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 6 इंटू -3। ओके, बस अब सॉल्व कर लो। 2 2 जा 4, 3 4 जा 12, 4 प्लस 12 16 और 5 इंटू 1 5, 16 प्लस 5 21। 2 इंटू 0 0 हो गया, 3 इंटू 1 3, 5 इंटू -3 -15 प्लस 3 -12। ये 2 प्लस 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10 प्लस 6 16, ये 0 हो गया। 2 इंटू 1 2, 6 इंटू -3 -18 प्लस 2 -16। ये आ गया 2/2 का मैट्रिक्स A इंटू बी। ओके, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिसेस का, A इंटू बी, ऐसे ही B इंटू A, या जो भी दो मैट्रिसेस हों, पहले हमें उसमें ऑर्डर चेक करना है, इनके ऑर्डर के हिसाब से मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं, और अगर है तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करके हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो इसके ऊपर मैं अभी और एग्जांपल नहीं दूंगा, बाद में इसके क्वेश्चंस के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। आगे देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस के। सबसे पहली चीज़ कम्यूटेटिव लॉ। तो अभी बताया था कि ए बी निकल रहा है, हो सकता है बी ए डिफाइंड ही ना हो, ठीक है, और हो सकता है दोनों डिफाइंड भी हो लेकिन उनका ऑर्डर अलग अलग हो। ओके, तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ए बी और बी ए कभी भी इक्वल नहीं आते। हाँ, किसी रेयर चांस में आ सकते हैं इक्वल, इसका मतलब ये नहीं है कि ए बी और बी ए इक्वल होते हैं। होते हैं हम तब कह सकते हैं जब कोई काम हमेशा होता हो, ठीक है ना। तो कम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड नहीं रहता है, एडिशन में होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ नहीं लगता। एसोसिएटिव लॉ लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इसमें ऑर्डर सेम रहता है। जैसे कि अगर हमें 3 मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करना है तो पहले पीछे के दो का कर लो, फिर आगे वाले का उसमें कर दो, या पहले आगे वाले दो कर लो, बाद में पीछे वाले कर दो, तो ठीक है। लेकिन अगर इसमें हमने ऑर्डर आगे पीछे कर दिया, लाइक ए बी सी हमने निकाल लिया और पीछे हमने क्या किया, ए सी बी कर दिया, तो ये इक्वल नहीं आएगा। ए बी सी इसी ऑर्डर में रहने चाहिए, LHS में भी RHS में भी, तो इनकी वैल्यू इक्वल आएगी, तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड रहेगा। लेकिन अगर हमने इसमें कोई भी मैट्रिक्स आगे पीछे कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, तो एसोसिएटिव लॉ उसमें नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हम कोई भी एग्जांपल्स लेकर के ये हम चेक कर सकते हैं कभी भी, ठीक है, बहुत आसानी से। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब ये होता है बाहर मल्टीप्लाई होता है, अंदर एडिशन होता है। ओके, जैसे हमारे पास
2x+y है, तो क्या होगा 2 का मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 2 का x और y में अलग अलग मल्टीप्लाई होगा और बीच में जो साइन है प्लस वो लगा रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x + 2y। ओके, सेम ऐसे ही अगर a इंटू बी प्लस सी है तो a का मल्टीप्लाई b में हो जाएगा, a भी हो जाएगा, प्लस a का मल्टीप्लाई c में हो जाएगा, ac हो जाएगा, तो a इंटू बी प्लस सी हो जाएगा ab प्लस ac। ठीक है ना, ये डिफाइंड रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे हम पहले b प्लस सी ऐड कर लें फिर a का मल्टीप्लाई करें, लेकिन बस वही एक चीज़ है कि ऑर्डर सेम रहना चाहिए, जो अरेंजमेंट है वो चेंज ना हो। a अगर आगे है और b प्लस सी को ऐड किया जा रहा है तो a आगे ही रहेगा, ए बी प्लस ए सी ही आना चाहिए, यहाँ पे ए बी की जगह बी ए नहीं हो सकता, ए सी की जगह पे सी ए नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो जहाँ पे है वहीं रहेगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। ओके, बाकी ए अगर आगे है तो भी चलेगा, बाकी अगर पहले के दो को ऐड कर लिया पीछे से तीसरे का मल्टीप्लाई करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें ऑर्डर सेम रखना है। ये रहेगा ए सी प्लस बी सी, सी पीछे है तो दोनों मैट्रिसेस में पीछे से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। ओके नाउ, लेकिन ये सब डिफाइंड भी होना चाहिए, मतलब पता चले a प्लस बी डिफाइंड है, उसमें c का मल्टीप्लाई डिफाइंड है, लेकिन ए सी नहीं डिफाइंड है, ए सी निकल ही नहीं सकता, बी सी निकल ही नहीं सकता। तो अगर ये सारे मैट्रिसेस पॉसिबल हैं, सारे मल्टीप्लाई पॉसिबल हैं, तो ये कंडीशंस वैलिड रहती हैं व्हेन एवर बोथ साइड्स ऑफ इक्वलिटी इज डिफाइंड। ठीक है, तो सभी तरीके के मैट्रिसेस अगर यहाँ पे डिफाइंड है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें हमेशा लगा रहेगा। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ना जैसे एडिटिव आइडेंटिटी होती है वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या था, जिसके ऐड करने से कोई फ़र्क ना पड़े, वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है जिसके मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क ना पड़े। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिसेस में था तो जाहिर सी बात है जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस में ही रहेगा। यहाँ लिखा हुआ है फॉर एवरी मैट्रिक्स ए, यहाँ पे एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो आई मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और अभी हमने पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस में ही होते हैं। ठीक है, लाइक 1 0 0 1, ये एक 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको I2 लिखोगे, और I3 लिखोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x3, इसको हम I3 लिखेंगे। ओके, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिसेस होते हैं वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होते हैं मैट्रिसेस के केस में, और ऑर्डर सेम रहना चाहिए। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, उसमें 2x2 ऑर्डर का अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब ये होता है जिसका मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क ना पड़े, मल्टीप्लाई करने से फर्क ना पड़े तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिशन करने से फर्क ना पड़े तो एडिटिव आइडेंटिटी। तो जैसे हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए होगा किसी के लिए नहीं होगा, सभी स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और वो आई होता है, चाहे उसको आगे से मल्टीप्लाई करो चाहे पीछे से मल्टीप्लाई करो। अभी हमने पढ़ा था ए बी और बी ए दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि ए इंटू बी पॉसिबल है तो बी इंटू ए भी पॉसिबल हो, लेकिन आइडेंटिटी के केस में ये पॉसिबल रहेगा हमेशा, क्योंकि ऑर्डर ही सेम है। अब अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, इसका ऑर्डर 2x2 है और दूसरा मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर 2x2 है, तो भाई ए इंटू बी भी डिफाइंड रहेगा, बी इंटू ए भी डिफाइंड रहेगा, क्योंकि रोज और कॉलम सब सेम है सभी के लिए। ठीक है, तो जब हम सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस ले रहे हैं तो ए बी और बी ए सभी डिफाइंड रहेंगे, तो आई ए और ए आई दोनों डिफाइंड रहेगा, और इसका मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो वो मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही रहते हैं। 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 का है तो उसके लिए सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी रहेगा, और अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसके लिए 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगेगा। ओके, तो ये होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, स्क्वायर मैट्रिसेस फॉर ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। ओके, ना ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की जो कि हम लगभग डिस्कस कर ही चुके हैं। तो सबसे पहले ये है, इफ़ ए बी इज़ डिफाइंड देन बी ए नीड नॉट टू बी डिफाइंड। ठीक है ना, अगर ए बी निकल रहा है, ए और बी का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो जरूरी नहीं है कि बी और ए का मल्टीप्लाई भी पॉसिबल हो। नेक्स्ट इज
इफ़ ए बी एंड बी आर बोथ डिफाइंड, मान लो ए बी भी निकल रहा है और बी ए भी निकल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों इक्वल आए, आ सकता है किसी चांस में, लेकिन वो हमेशा इक्वल आए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर केस में तो इक्वल आता ही नहीं है, कभी कभी बाई चांस आ जाए। नेक्स्ट, अगर ए इंटू बी ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ए और बी ज़ीरो होंगे। हो सकता है ए और बी में से एक भी ज़ीरो ना हो। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि ए ज़ीरो ना हो और बी भी ज़ीरो ना हो, मतलब ना ए नल मैट्रिक्स हो ना ही बी नल मैट्रिक्स हो, लेकिन फिर भी इनका मल्टीप्लिकेशन नल मैट्रिक्स आ सकता है। ओके, तो अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नल मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें से कोई एक मैट्रिक्स या दोनों मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होंगे। वो कुछ भी हो सकते हैं, नल मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। For three matrices A, B, and C of the same order, if A is equal to B, then AC is equal to BC. But the converse need not to be true. मतलब अगर A equals to B है तो इसमें किसी तीसरे मैट्रिक्स का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड में, लेकिन सेम ऑर्डर में, या तो पीछे से मल्टीप्लाई किया जाएगा दोनों में या आगे से मल्टीप्लाई किया जाएगा दोनों में, तो ये इक्वल मिलेगा। ए इक्वल्स टू बी है तो ए सी इक्वल बी सी मिल जाएगा, सी ए इक्वल सी बी मिल जाएगा। ओके, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा कि हमने ए में तो मल्टीप्लाई कर दिया, एल एच एस में हमने पीछे से मल्टीप्लाई कर दिया और आर एच एस में हमने आगे से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना। फॉर द सेम रीज़न सी बी और बी सी, सॉरी सी बी और बी सी सेम चीज़ तो है नहीं। अगर ए सी बी सी इक्वल होगा तो जरूरी थोड़ी कि ए सी सी बी के भी इक्वल हो सकता है, सी बी डिफाइंड ही ना हो। ओके, तो ऑर्डर हमें यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रखना है। एक चीज़ और, यहाँ पे जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये दो तरीके से मल्टीप्लाई जो हो रहा है, जैसे कि अगर हम किसी तीसरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई लेफ्ट से करते हैं, आगे से करते हैं, तो उसको बोला जाता है प्री मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लाई, जैसे हमें सी का करना है तो प्री मल्टीप्लाइंग बाई मैट्रिक्स सी, तो इसका मतलब हो जाएगा आगे मल्टीप्लाई किया जाएगा, लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया जाएगा, सी ए इक्वल सी बी। सी प्री का मतलब क्या होता है पहले, तो सी ए इक्वल सी बी मिलेगा। ओके, ऐसे ही अगर हम पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई सी, तो सी का मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड से किया जाएगा, मतलब ये हो जाएगा ए सी इक्वल्स टू बी सी। ओके, तो प्री मल्टीप्लाइंग या पोस्ट मल्टीप्लाई ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम कुछ कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम लेफ्ट में कर रहे हैं तो दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई होगा तो प्री मल्टीप्लाई ही होगा, और अगर पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक तरफ तो दूसरी तरफ भी पोस्ट मल्टीप्लाई ही होगा। ओके, बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कन्वर्स ट्रू है। मतलब अगर तुम्हें ये दिया जा रहा है कि ए सी इक्वल बी सी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए और बी इक्वल आ ही जाए। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ए और बी इक्वल आ ही जाए, वो हो सकता है इक्वल ना भी हो। ना लास्ट पॉइंट है इसमें, ए इंटू ए, अगर हम एक ही मैट्रिक्स का उसी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे हमें उस मैट्रिक्स का स्क्वायर मिल जाता है, और अगर उसके स्क्वायर में हम फिर से ए का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उस मैट्रिक्स का क्यूब मिल जाता है। ठीक है, मतलब ए इंटू ए वही चीज़ लिखी हुई है। तो यहाँ पे हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस ख़त्म होता है, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। इसके बाद के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये इजी होता है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, जो भी मैट्रिसेस में इजी चीज़ें हैं आगे हम डिटर्मिनेंट्स में सारी चीज़ें उनको कठिन कर देंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज और कॉलम को हम एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई वो नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, कैसा भी मैट्रिक्स हो सकता है, चाहे रेक्टेंगुलर हो चाहे स्क्वायर हो, हमें रोज को कॉलम के साथ इंटरचेंज करना होता है। इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। मतलब जब रोज और कॉलम को इंटरचेंज करोगे, अब अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4, ओके, तो ट्रांसपोज को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, ए डैश या फिर ए के ऊपर ऐसे पावर लगा देते हैं टी। तो ट्रांसपोज का मतलब है रोज को कॉलम के साथ इंटरचेंज करना है, मतलब जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाएगी
और जो दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा, एंड वाइस वर्सा। पहला कॉलम पहली रो बन जाएगा, दूसरा कॉलम दूसरी रो बन जाएगा। तो पहली रो में हमारे पास 1 2 लिखे हुए हैं, इसको 1 2 को, पहली रो को हम पहले कॉलम में लिख लेंगे। 1 2 ये हो गया पहला कॉलम। ठीक है, जो दूसरी रो है उसको हम दूसरे कॉलम में कर देंगे 3 4। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉलम भी चेक कर सकते हैं। हमारे पास पहले कॉलम में 1 3 थे, अब वो पहली रो में पहुंच गए। दूसरे कॉलम में 2 4 थे, अब वो दूसरे रो में पहुंच गए। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसपोज। अब अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है ये तो ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर इसका यही रहेगा। लेकिन अगर ये क्या होता, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता। ओके, अगर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता लाइक 5 6, ये ऑर्डर हो गया इसका 2/3। अब ऑर्डर भी चेंज होगा क्योंकि ये पहली रो है 1 2 5, अब पहला कॉलम बनेगा 1 2 5। दूसरी रो है 3 4 6, तो दूसरा कॉलम बनेगा 3 4 6। ओके, तो पहले जो मैट्रिक्स था ए, उसका ऑर्डर था 2/3। अब जो ए का ट्रांसपोज है उसका ऑर्डर है 3/2। तो जो ए आई जे था वो अब बन जाएगा ए जे आई। जो ऑर्डर m/n था वो अब हो जाएगा n/m। ओके, तो जो ए मैट्रिक्स है तो उसके लिए ए ट्रांसपोज ये हो जाएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ओके, तो ट्रांसपोज बहुत इजी होता है, सिर्फ हमें इंटरचेंज करना है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, लाइक ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दें। अब ये हमने निकाल दिया, अब इसका अगर हम फिर से ट्रांसपोज कर दें ए ट्रांसपोज का, तो क्या होगा भाई, जो पहला कॉलम है ये वापस फिर से पहला रो बन जाएगा 1 2 5, और जो दूसरा कॉलम है वो फिर से दूसरी रो बन जाएगा 3 4 6। तो क्या हुआ, ये वापस ए आ गया। तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने से हमें वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाता है। किसी नंबर का के यहाँ पे कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करो, या पहले ट्रांसपोज कर लो फिर उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, मतलब हम 5a करें तो पहले 5 का मल्टीप्लाई कर लो फिर ट्रांसपोज कर लो, और चाहे पहले ट्रांसपोज कर लो फिर 5 का मल्टीप्लाई करो, तो उससे कोई अंतर नहीं आता। सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, अगर हम दो मैट्रिक्स का सम कर रहे हैं फिर ट्रांसपोज कर रहे हैं, या पहले ट्रांसपोज कर रहे हैं फिर सम कर रहे हैं, तो उससे भी रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता। चाहे सम कर लो फिर ट्रांसपोज करो, चाहे पहले ट्रांसपोज कर लो दोनों का फिर सम करो, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना। ये चौथी वाली जो प्रॉपर्टी है ना, बस हमें एक ये प्रॉपर्टी याद रखनी, बाकी तो तीनों कॉमन सेंस हैं। ठीक है, इनमें कुछ हमें याद करना ही नहीं है। लास्ट वाली हमें याद रखना है कि ऑर्डर चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। पूरे मैट्रिक्स चैप्टर में बस मल्टीप्लिकेशन ही है जो हमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करता है, वरना मैट्रिक्स बहुत ईजी, सबसे ईजी चैप्टर यही है पूरे 12th का। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन बस हमें आना चाहिए। तो अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं मैट्रिक्स का और फिर ट्रांसपोज किया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर ट्रांसपोज कर लो, या पहले ट्रांसपोज कर लो फिर मल्टीप्लाई कर लो। पहले ट्रांसपोज करोगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल आएगा। ऐसे अगर हम बी ए का ट्रांसपोज करते हैं तो वो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। ओके, तो ये ट्रांसपोज होता है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज हमारे पास दो तरीके के मैट्रिक्स बनते हैं, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ, सिमेट्रिक सिमेट्रिक जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब है कि लेफ्ट राइट में एक ही जैसा हो। ठीक है ना, तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि पहली चीज़ तो ये है कि दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। ट्रांसपोज किसी का भी होता है, ट्रांसपोज रेक्टेंगुलर का भी होता है, स्क्वायर का भी होता है, लेकिन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होते हैं। ठीक है ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होता। ओके, तो स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब कहलाएगा, जब उसका ट्रांसपोज वापस उसी के इक्वल आ जाए। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे अगर हम एक चीज़ समझें कि अगर कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, लाइक 1 2 3 4, और इसका हमने ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोज करने पे क्या मिलेगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करते हैं तो डायगोनल कभी चेंज नहीं होता। ओके, डायगोनल वही रहता है जो पहले था। ओके, अगर हम 3/3 का देखना चाहें तो 3/3 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 3/3 का हम ट्रांसपोज करते हैं, इसी में कर लेते हैं 1 2 3 3 4 5 5 6 7। ओके,
अब इसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 3, ये पहली रो पहला कॉलम हो गया, दूसरी रो 3 4 5, ये दूसरा कॉलम हो गया, और तीसरी रो 5 6 7, ये तीसरा कॉलम हो गया। तो डायगोनल एलिमेंट क्या थे, 1 4 7, अब क्या है 1 4 7। तो डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं होते हैं जब भी हम ट्रांसपोज करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, रेक्टेंगल में डायगोनल होता ही नहीं है। ओके ना, तो और क्या हो रहा है इसमें, जब हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स तो चेंज हो रही था, इसके अलावा जो एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं, वो कौन से हो रहे हैं, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। कौन कौन से, A12 और ये कौन सा A21, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं, ठीक है। जो 5 है वो 3 के साथ इंटरचेंज हो रहा है, मतलब जो A13 है वो इंटरचेंज होगा A31 के साथ। ओके, और ऐसे ही जो नीचे वाला एलिमेंट है A23, ये इंटरचेंज हो रहा है A32 के साथ। ओके, मतलब अगर हम इस तरीके से देखें, ये हमारे पास 3x3 का अगर एक मैट्रिक्स है तो 1 2 3, ये डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं होते। चेंज कौन सा होता है, ये वाला एलिमेंट इसके साथ चेंज होता है। ओके, जो ये वाला एलिमेंट होगा ये आपस में चेंज होगा, और जो यहाँ पे एलिमेंट होगा ये आपस में चेंज होगा। ओके, जब ट्रांसपोज कर रहे हैं, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है कि ट्रांसपोज करने के बाद भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, वापस मैट्रिक्स वही रहे। इसका मतलब क्लियर है कि जो एलिमेंट्स आपस में चेंज हो रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट्स तो चेंज हो ही नहीं रहे, तो वो चाहे कुछ भी रहे, लेकिन जो एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं वो सेम होने चाहिए। तो मैट्रिक्स हम देख के ही बता सकते हैं कि वो सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। जैसे 1 2 2 5। ओके, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट तो मैं देखना ही नहीं, हमें क्या देखना है, जो आपस में चेंज हो रहे हैं, ये दोनों आपस में चेंज होंगे। अब ये दोनों जगह पे सेम लिखे हुए हैं, तो 1 2 2 5 का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो भी ये वापस यही आ जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम 3x3 का कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं, लाइक 1 2 -3, ओके, डायगोनल पे हम कुछ भी ले सकते हैं, लाइक 5 ले लिया, यहाँ पे 7 ले लिया। अब यहाँ पे 2 है, तो 2 किसके साथ इंटरचेंज होगा, यहाँ पे जो नंबर होगा सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, उसके साथ इंटरचेंज होगा, तो ये सेम होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए। फिर ये जो A13 है, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, वही थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसपोज होने के बाद यहाँ पे पहुँचेगा और यहाँ वाला वहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ पे भी हमें क्या होना चाहिए, 3 ही चाहिए। इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट 4 है तो इधर भी 4 ही चाहिए। तो अब देख लो, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये 100% कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, या फिर हम उसका ट्रांसपोज करके भी देख सकते हैं, अगर वापस मैट्रिक्स वही आ जाए तो सिमेट्रिक है। अदरवाइज सिर्फ मैट्रिक्स को देख के हम बताते हैं कि वो सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। ओके, नाउ इसके बाद बात आ जाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। नाउ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है ए ट्रांसपोज ए के नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे अभी हमने देखा था ट्रांसपोज में क्या होता है, कुछ करस्पॉन्डिंग पोजीशंस जो होती हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं। जैसे ये है A12 A21 के साथ चेंज होगा, A13 A31 के साथ चेंज होगा, A23 A32 के साथ चेंज होगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, पोजीशन तो चेंज होगी, लेकिन अब क्या हो रहा है, इसमें माइनस आ रहा है, तो साइन अपोजिट हो जाना चाहिए। तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, वन -2 3, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें चाहिए साइन अपोजिट, 5 6, यहाँ पे चाहिए -3, अब यहाँ 6 है तो यहाँ चाहिए -6, और ये 4। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा 1, ये -2 की जगह हो जाएगा 2, 3 की जगह हो जाएगा -3, +2 की जगह हो जाएगा यहाँ पे -2, ये वाला एलिमेंट यहाँ आ गया, और ये -3 था, इसकी जगह पे +3 आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 3। ओके, यहाँ 5 का 5, और ये जो 6 और -6 है, -6 की जगह +6 हो जाएगा, +6 की जगह -6 हो जाएगा, और यहाँ पे 4। तो हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो जितने भी एलिमेंट्स थे, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स का साइन चेंज हो चुका है, लेकिन इसको हम -a नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर ए मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करोगे तो डायगोनल एलिमेंट के जो साइन है वो चेंज नहीं हुए, क्योंकि ट्रांसपोज में साइन थोड़ी चेंज होता है।
अब यहाँ पे जो बाकी के जो एलिमेंट्स थे उनकी पोजीशन चेंज हुई, उनके साइन चेंज हो गए, लेकिन डायगोनल एलिमेंट तो चेंज ही नहीं होता। तो ये -a के इक्वल कब आएगा? -a के इक्वल कैसे आ सकता है? जब इसमें से हमें माइनस कॉमन मिल जाए, और उसके बाद यहाँ पे पूरा मैट्रिक्स ए सेम बच जाए। लेकिन माइनस हम यहाँ पे कॉमन ले ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल से माइनस कॉमन नहीं मिलेगा, और अगर लेंगे तो डायगोनल चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे होता क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जितने भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उनकी डायगोनल वैल्यूज़ या डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा ज़ीरो होते हैं। अगर हमें कभी भी कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करना है तो सबसे पहले उसका डायगोनल देखना होता है। अगर डायगोनल ज़ीरो है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन अगर डायगोनल ज़ीरो नहीं है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना? अब ये जो मैट्रिक्स हमारा बन गया है, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज़ीरो में से तो हम माइनस कॉमन ले ही सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ज़ीरो सभी, जैसे जब हम स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, तो ऐसे ही जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो सभी एलिमेंट्स में से माइनस कॉमन मिलेगा। तो माइनस कॉमन लेंगे तो इनमें डायगोनल एलिमेंट में कोई चेंज नहीं रहेगा, ये तो यही रहेगा, 0 0 0। बाकी एलिमेंट्स का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा +6, +2, -3, -6। अब ए के साथ कंपेयर करो, ये सेम आ गया ना? तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? -a के इक्वल। ओके, ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो करस्पॉन्डिंग पोजीशंस होती हैं जो आपस में इंटरचेंज होती हैं उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहला रूल है कि डायगोनल 0 होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, उसके बाद ही वो स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है। और फिर जो करस्पॉन्डिंग पोजीशंस होती हैं उनके नंबर सेम होने चाहिए, लेकिन उनका जो साइन है वो अपोजिट होना चाहिए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके, ना ये नोट है यहाँ पे, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, चाहे वो सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, और ऐसे भी मैट्रिक्स होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स जो ना सिमेट्रिक होते हैं ना स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं, जैसे हमारा ये वाला एग्जांपल है ऊपर वाला, इसका ट्रांसपोज किया, ये ना सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन चाहे वो सिमेट्रिक हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो या कैसा भी हो, अगर किसी मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर दिया जाएगा तो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, एक 2x2 के एग्जाम्पल से हम इसको जल्दी से समझ लेते हैं। लाइक ए है 1 2 3 4, अब ये ना सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज अगर हम निकालते हैं तो 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम इसको ऐड करते हैं a प्लस ए ट्रांसपोज, ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? देखो 1 + 1 2 2 + 3 5 3 + 2 है ना, ये 2 यहाँ आ गया, 3 वहाँ पहुँच गया, तो करस्पॉन्डिंग पोजीशन इन दोनों पे सेम नंबर ऐड हो जाते हैं। 3 + 2 3 + 2 दोनों जगह हो जाएगा, तो 3 + 2 यहाँ कितना हो जाएगा 5, और ये 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। अब इसको देखो, इसी करस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम आई कि नहीं, a + a ट्रांसपोज। अब अगर इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं तो वापस यही मैट्रिक्स आ जाएगा 2 5 5 8, रो और कॉलम सेम है ना। ओके, तो कोई भी मैट्रिक्स हो, चाहे वो पहले से सिमेट्रिक हो ना हो, इसकी सिमेट्रिक हो ना हो, अगर उसमें हम उसका ट्रांसपोज ऐड करते हैं तो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। सेम ऐसे ही अगर हम माइनस कर देते हैं, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्योंकि डायगोनल चेंज नहीं होता है तो डायगोनल में से डायगोनल माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 0। ओके, तो पहली कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो ही रही है। अगर हम a - a निकालते हैं, a - a ट्रांसपोज, तो a में से a ट्रांसपोज माइनस करेंगे तो डायगोनल सेम है, तो 1 - 1 क्या मिलेगा 0, और ये 2 में से 3 को माइनस करोगे तो -1, ऐसे ही नीचे 3 में से 2 माइनस हो जाएगा +1, और 4 - 4 ये हो गया 0। तो ठीक है, डायगोनल 0 हो गया, और जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन जहाँ पे चेंज होता है वहाँ पे अपोजिट साइन है, तो ये इसकी सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, a + a ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा, a - a ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसी के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन करने पड़ते हैं जिसमें हम एक मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं, मतलब एक मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जिसमें जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो a + a ट्रांसपोज अपॉन 2 लिया जाता है, और जो स्क्यू सिमेट्रिक होता है
वो A माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 लिया था, क्योंकि A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, 2 का डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन वो रहेगा सिमेट्रिक ही। सेम ऐसे ही इसकी सिमेट्रिक में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो इससे हमें क्या मिल जाता है, वापस ट्रांसपोज वापस मैट्रिक्स A मिल जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम बाद में आगे देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल हमें इतना तो पता होना ही चाहिए कि A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, A माइनस ए ट्रांसपोज इसकी सिमेट्रिक होता है। ओके ना, तो हमारे पास लास्ट टॉपिक है इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। नाउ इन्वर्टेबल मैट्रिसेस का मतलब होता है कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। जैसे हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ रखा होगा, या जो इन्वर्स फंक्शंस होते हैं उनका मतलब ये होता है कि जो नंबर है उसका अपोजिट। जैसे कि अगर हम होल नंबर्स में या रियल नंबर्स में बात करें तो 2 का इन्वर्स हो जाता है 2 की पावर -1, मतलब 1/2। इन्वर्स बेसिकली ऐसा नंबर होता है जिसका मल्टीप्लाई करने से वापस 1 आ जाए। ठीक है ना, अभी हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या था, एक ऐसा नंबर, ऐसा मैट्रिक्स जिसका चाहे प्री मल्टीप्लिकेशन करें चाहे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करें कोई चेंज नहीं आता। तो आइडेंटिटी का मतलब यही होता है, एडिटिव हो चाहे मल्टीप्लिकेटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्वर्स अपोजिट होता है। एडिशन में हमने देखा था कि इन्वर्स हर एक मैट्रिक्स का उसका नेगेटिव मैट्रिक्स होता है, जिससे कि हमें आइडेंटिटी मिल जाती है, नल मैट्रिक्स मिल जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन में भी वैसा ही होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम देख चुके हैं, आई होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स लेट्स से बी जिसका मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगी, आई के इक्वल आएगा। ठीक है, इन्वर्स लगाने से आइडेंटिटी आती है, चाहे वो एडिटिव हो चाहे मल्टीप्लिकेटिव हो। ओके, तो अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m/n देन देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये कंपलसरी होता है, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, if A is a square matrix then there exists another square matrix of the same order। नहीं, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर कर रहा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ए बी इक्वल्स टू बी ए। मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन करने पे सेम वैल्यू आ रही, पहली चीज़ तो ये है कि ए बी और बी ए दोनों ही डिफाइंड होने चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था कि ए बी अगर डिफाइंड है तो ज़रूरी नहीं है कि बी ए भी डिफाइंड हो। तो पहली चीज़ तो यही है कि ए बी भी डिफाइंड होना चाहिए और बी ए भी डिफाइंड होना चाहिए। फिर हमने कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो, तो ये इक्वल भी होने चाहिए। ओके, और इक्वल भी हैं, और उसके बाद इसकी वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1, अगर 2/2 का है तो 3/3 का है तो एक और बराबर। ओके, दूसरा आई एम लिखा हुआ है, एम का मतलब है ये ऑर्डर बता रहा है। तो जिस ऑर्डर के ए और बी हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल होता है। तो अगर 2/2 का कोई मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स है 2/2 का, तो बी मैट्रिक्स भी 2/2 का ही होगा, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा वो भी 2/2 का ही होगा। तो ऑर्डर यहाँ पे सबका सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और कोई दूसरा मैट्रिक्स इस तरीके से एग्जिस्ट करता है कि उसका ए में चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो चाहे प्री मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आए, उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो जो दूसरा मैट्रिक्स है वो ए का इन्वर्स कहलाएगा, और ए को हम बोलेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। मतलब ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो ए हो गया इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, और उसका इन्वर्स कौन होगा, बी। ठीक है, देन ए इज सेड टू बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड बी इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। लिखा कैसे जाएगा, ए इन्वर्स इस तरीके से, ए इन्वर्स इक्वल्स टू बी, और अगर बी ए का इन्वर्स है तो ए भी बी का इन्वर्स होगा। इन्वर्स में ऐसा ही होता है, एक दूसरे के ही होते हैं। जैसे कि अगर 2 का इन्वर्स 1/2 होता है तो 2 में 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। ऐसे अगर हम 1/2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तो 1 आएगा। तो 2 का इन्वर्स 1/2 है तो 1/2 का इन्वर्स 2 है। ठीक है ना, तो इन्वर्स निकालने का एक तरीका होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, जो कि अब सिलेबस से हट चुका है, लेकिन इन्वर्स निकालने का हमें एक दूसरा मेथड मिलेगा जो कि अगले चैप्टर में मिलेगा, डिटर्मिनेंट्स में। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फिलहाल हट चुका है तो वो अभी आज के हमारे वीडियो में नहीं है, हो सकता है आगे हम उसको करें, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में हमें वो पढ़ने को मिलेगा कि इन्वर्स कैसे निकलता है वो, लेकिन दूसरा मेथड होगा ना। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस।
सबसे पहला यूनिकनेस। यूनिकनेस का मतलब है सिर्फ एक एग्जिस्ट करेगा। कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो सिर्फ एक इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, यूनिक होगा। दूसरा, ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन, हाँ ये जैसे ट्रांसपोज में हमारे पास फॉर्मूला था ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सेम वैसे ही इन्वर्टेबल मैट्रिसेस में भी रहता है। ये यहाँ पे गलत मिसप्रिंट है, ए इन्वर्स ये होगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है दो मैट्रिसेस का और उनका होल का इन्वर्स लगा हुआ है तो इसकी जो वैल्यू आएगी और बी इन्वर्स ए इन्वर्स की जो वैल्यू आएगी वो सेम होगी। मतलब पहले मल्टीप्लाई करके अगर हम इन्वर्स कर रहे हैं और अगर हम पहले इन्वर्स करना चाहते हैं तो जो ऑर्डर होगा वो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो पीछे वाला मैट्रिक्स होगा वो आगे आएगा, आगे वाला मैट्रिक्स पीछे चला जाएगा। तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स हो जाती है ए बी होल इन्वर्स की वैल्यू। जैसे ट्रांसपोज का फॉर्मूला होता है वैसे ही इसका भी होता है। ओके, एक नोट है यहाँ पे, ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टेबल। ठीक है ना, क्लियरली रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के इन्वर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यहाँ पे रोल होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। एज इसके अलावा एक चीज़ और कि अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स चाहिए या किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स चाहिए तो ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड होने चाहिए और उसके बाद दोनों इक्वल भी होने चाहिए। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। ए बी एंड बी ए टू बी डिफाइंड एंड बी इक्वल, इट इज़ नेसेसरी दैट ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, देखो जैसे कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है लेट्स से 2/3 का और बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3/2 का। तो देखो यहाँ पे ए बी और बी ए दोनों ही डिफाइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए के कॉलम्स बी की रोज के इक्वल हैं और बी के कॉलम्स ए की रोज के इक्वल हैं। तो यहाँ पे ए बी भी निकलेगा और बी ए भी निकलेगा, लेकिन इनका ऑर्डर क्या होगा? ए बी का ऑर्डर अगर हम देखें, ए बी का ऑर्डर होगा 2/2 का, है ना, आगे वाले के रोज आते हैं पीछे वाले के कॉलम्स आते हैं। और बी ए का ऑर्डर क्या होगा? बी ए का ऑर्डर होगा आगे वाले के रोज, मतलब बी के रोज कितने 3 और ए के कॉलम्स कितने 3। ओके, तो ए बी और बी ए डिफाइंड तो दोनों है रेक्टेंगुलर केस में, लेकिन इनका ऑर्डर अलग अलग है और अगर ऑर्डर अलग अलग है तो ये इक्वल तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, इसलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी भी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स नहीं होता क्योंकि उसमें ए बी और बी ए की वैल्यू इक्वल नहीं आ सकती। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर मैट्रिसेस। इसके बाद बस क्वेश्चंस हैं जो कि हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।